हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों के पन्नों के माध्यम से वित्त की आकर्षक दुनिया में तल्लीन होते हैं। मैं इस यात्रा पर आपका मेजबान बनने के लिए उत्साहित हूं, क्योंकि हम वहां के कुछ सबसे अधिक विचारोत्तेजक वित्तीय साहित्य में गोता लगाते हैं। चाहे आप एक निवेशक हो, उद्यमी हो या बस अपनी वित्तीय साक्षरता में सुधार करना चाहते हो, यह चैनल आपके लिए है। हमारे पुस्तक सारांश के माध्यम से हम धन प्रबंधन, निवेश और धन निर्माण पर विभिन्न दृष्टिकोणों का पता लगाएंगे और प्रमुख टेकअवे को डिस्टिल करेंगे ताकि आप उन्हें अपने जीवन में लागू कर सकें। तो चाहे आप एक अनुभवी समर्थक हो या एक जिज्ञासु नवागंतुक, हमसे जुड़े क्योंकि हम वित्त की दुनिया का पता लगाते हैं। एक समय में एक पुस्तक। देवियों और सज्जनों, शो में आपका स्वागत है। आज हम वित्त और मनोविज्ञान की आकर्षक दुनिया में एक किताब के साथ गोता लगाते हैं जो निवेश समुदाय में लहरें बना रही है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो धन का निर्माण करने, शेयर बाजार में निवेश करने या अपने पैसे के साथ बेहतर निर्णय लेने में रुचि रखते हैं, तो आप एक इलाज के लिए हैं। मॉर्गन हाउसल द्वारा इस पुस्तक को द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहा जाता है और यह स्पष्ट सोच, गहरी अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक ज्ञान की उत्कृष्ट कृति है। इस कड़ी में हम इस पुस्तक के कुछ प्रमुख विचारों और पाठों का पता लगाएंगे और उम्मीद है हम इस बात की बेहतर समझ प्राप्त करेंगे कि जब पैसे की बात आती है तो हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम उस ज्ञान का उपयोग कैसे कर सकते हैं हमारे वित्तीय जीवन में सुधार। तो अपनी सीट की पेटी बांध ले, अपनी सोच की टोपी लगा ले और मानव व्यवहार और धन की आकर्षक दुनिया में यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। अध्याय 1, कोई पागल नहीं है। इस अध्याय में लेखक इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे वित्तीय बाजारों की अप्रत्याशितता लोगों को ऐसा महसूस करा सकती है कि वे पागल हो रहे हैं। वह बताते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग अक्सर जोखिम और अनिश्चितता को भ्रमित करते हैं और यह कि दोनों के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। वह इस बात पर भी चर्चा करता है कि जब पैसे की बात आती है तो लोगों के अलग-अलग विश्वास और अनुभव कैसे होते हैं और यह कि पैसे के साथ हमारे अपने अनूठे रिश्ते को समझना महत्वपूर्ण है। अध्याय 2, भाग्य और जोखिम। यह अध्याय वित्तीय सफलता में भाग्य की भूमिका की पड़ताल करता है। लेखक का तर्क है कि भाग्य हमारे वित्तीय परिणामों में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जिसे हम अक्सर स्वीकार करते हैं, और यह स्वीकार करने से हमें अपनी क्षमताओं के लिए सफलता का श्रेय देने की प्रवृत्ति से बचने में मदद मिल सकती है। अध्याय जोखिम की अवधारणा को भी छूता है और हमारे वित्तीय जीवन में जोखिम को समझना और प्रबंधित करना कैसे महत्वपूर्ण है। अध्याय 3, कभी पर्याप्त नहीं। इस अध्याय में लेखक पर्याप्त की अवधारणा पर चर्चा करता है और कैसे अधिक के लिए हमारी इच्छाएं अतृप्त हो सकती हैं। वह बताते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि वित्तीय निर्णय सापेक्ष होते हैं और पर्याप्त का कोई वस्तुनिष्ठ माप नहीं होता है। अध्याय 4, मिश्रित कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग वित्त में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है और यह अध्याय इस बात की पड़ताल करता है कि लोगों के लिए इसे समझना इतना कठिन क्यों हो सकता है। लेखक कंपाउंडिंग की शक्ति को दर्शाने के लिए उदाहरणों और कहानियों का उपयोग करता है और बताता है कि कैसे वित्तीय आदतों में छोटे बदलाव समय के साथ बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। अध्याय 5, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना।
यह अध्याय अमीर होने और अमीर बने रहने के बीच के अंतर की पड़ताल करता है। लेखक समझाता है कि अमीर बनना अक्सर जोखिम लेने के बारे में होता है, जबकि अमीर बने रहने का मतलब जोखिम से बचना होता है। वह इस बात पर भी चर्चा करता है कि कैसे धन लोगों के व्यवहार को बदल सकता है और कैसे जमीन से जुड़े रहना और रिश्तों और समुदाय के महत्व को याद रखना महत्वपूर्ण है। अध्याय 6 टेल्स यू विन। इस अध्याय में लेखक दुर्लभ और अप्रत्याशित घटनाओं या टेल इवेंट्स के लिए तैयार रहने के महत्व पर चर्चा करता है। उनका तर्क है कि जब वित्तीय परिणामों की बात आती है, तो टेल इवेंट अक्सर सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं और यह कि उनके लिए तैयारी करना महत्वपूर्ण है, भले ही वे असंभाव्य लगे। अध्याय 7 स्वतंत्रता। इस अध्याय में हाउसल ने वित्तीय स्वतंत्रता के विचार पर चर्चा की है और बताया है कि कैसे अलग-अलग लोगों के लिए इसका अर्थ अलग-अलग हो सकता है। वह बताते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ एक निश्चित राशि का होना ही नहीं है, बल्कि चुनाव करने और जोखिम लेने की क्षमता होना भी है। हाउसल बचत के बफर होने और कर्ज से बचने के महत्व पर जोर देता है, क्योंकि ये कारक किसी की वित्तीय स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं। उन्होंने वित्तीय स्वतंत्रता के मनोवैज्ञानिक पहलू पर भी प्रकाश डाला, क्योंकि किसी के वित्त पर नियंत्रण होने से सुरक्षा और मन की शांति की भावना पैदा हो सकती है। अध्याय 8 मैन इन द कार विरोधाभास। द मैन इन द कार पैराडॉक्स एक अवधारणा है जो इस बात की पड़ताल करती है कि धन और स्थिति को अक्सर कारों जैसी भौतिक संपत्ति के माध्यम से कैसे प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सही धन को दर्शाता है। हाउसल बताते हैं कि कैसे यह विरोधाभास सामाजिक मानदंडों, विपणन और व्यक्तिगत असुरक्षाओं के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम है। उनका तर्क है कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति के माध्यम से स्थिति प्रदर्शित करने के बजाय स्वतंत्रता और सुरक्षा के बारे में अधिक है। अध्याय 9 धन वह है जो आप नहीं देखते। यह अध्याय इस विचार पर विस्तार करता है कि सच्चा धन हमेशा भौतिक संपत्ति के माध्यम से प्रतिबिंबित नहीं होता है। हाउसल एक अच्छी प्रतिष्ठा, एक सहायक समुदाय और व्यक्तिगत संबंधों जैसी अदृश्य संपत्तियों पर विचार करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। वह जोर देकर कहते हैं कि ये अमूर्त संपत्ति अक्सर भौतिक संपत्ति से अधिक मूल्यवान हो सकती हैं और दीर्घकालिक वित्तीय सफलता में योगदान दे सकती हैं। अध्याय 10 पैसा बचाओ। हाउसल व्यक्तिगत वित्त के मूलभूत पहलू के रूप में पैसे बचाने के महत्व पर जोर देता है। उन्होंने नोट किया कि पैसा बचाने का मतलब केवल बैंक में अधिक पैसा होना नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा और लचीलेपन की भावना भी प्रदान कर सकता है। हाउसल पैसे बचाने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा करता है, जिसमें बजट बनाना, स्वचालन और सोच समझकर खर्च करना शामिल है। अध्याय 11 उचित वाजिब। इस अध्याय में हाउसल का तर्क है कि जब व्यक्तिगत वित्त की बात आती है, तो तर्कसंगत होने की तुलना में उचित होना अक्सर अधिक महत्वपूर्ण होता है। वह समझाते हैं कि तर्कसंगत होने के लिए विशुद्ध रूप से संख्या और डेटा के आधार पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जो भावनात्मक पूर्वाग्रहों और अनिश्चितताओं के कारण व्यवहार में कठिन हो सकता है। दूसरी ओर उचित होने में निर्णय लेना शामिल है, जो तर्क और भावनाओं दोनों को संतुलित करता है, जिससे अधिक स्थायी और प्रभावी वित्तीय निर्णय हो सकते हैं। अध्याय 12 आश्चर्य। हाउसल व्यक्तिगत वित्त में अप्रत्याशित घटनाओं और आश्चर्य की भूमिका पर चर्चा करता है। वह नोट करता है कि किसी के वित्तीय कल्याण पर आश्चर्य का महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है और जितना संभव हो उतना उनके लिए तैयार करना महत्वपूर्ण है।
हाउसल आश्चर्य की तैयारी के लिए विभिन्न रणनीतियों को साझा करता है, जिसमें आपातकालीन निधि, बीमा और विविधीकरण शामिल है। अध्याय 13, त्रुटि के लिए कमरा। अनपेक्षित घटनाओं की तैयारी के विचार पर निर्माण करते हुए हाउसल वित्तीय निर्णय लेने में त्रुटि के लिए जगह छोड़ने के महत्व पर जोर देता है। वह नोट करता है कि व्यक्तिगत वित्त में गलतियां और असफलताएं अपरिहार्य हैं और सुरक्षा का बफर होने से सुरक्षा की भावना प्रदान की जा सकती है और अधिक प्रयोग और जोखिम लेने की अनुमति मिल सकती है। अध्याय 14, तुम बदलोगे। हाउसल इस विचार की पड़ताल करते हैं कि व्यक्तिगत वित्त केवल धन प्रबंधन के बारे में नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन के प्रबंधन के बारे में भी है। उन्होंने कहा कि समय के साथ लोगों के मूल्य, लक्ष्य और प्राथमिकताएं बदल सकती हैं, जो वित्तीय निर्णय लेने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। हाउसल व्यक्तिगत वित्त में लचीलेपन और अनुकूलता के महत्व पर जोर देता है, साथ ही अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और प्रवृत्तियों के प्रति सचेत रहता है। अध्याय 15, कुछ भी मुफ्त नहीं है। इस अध्याय में हाउसल इस अवधारणा का पता लगाना जारी रखता है कि जीवन में कुछ भी वास्तव में मुफ्त नहीं है। वह इस बात पर जोर देता है कि यह सिद्धांत वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों निर्णयों पर लागू होता है और चुनाव करते समय लागतों और लाभों की पूरी श्रृंखला पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इसमें न केवल तात्कालिक और स्पष्ट लागतें शामिल हैं, बल्कि छिपी हुई लागतें और दीर्घकालिक परिणाम भी शामिल हैं, जो तुरंत स्पष्ट नहीं हो सकते हैं। हाउसल के शेयरों की प्रमुख अंतर्दृष्टि में से एक वित्तीय निर्णयों में शामिल ट्रेड्स को समझने का महत्व है। उदाहरण के लिए, शेयर बाजार में निवेश करने से अधिक रिटर्न की संभावना हो सकती है, लेकिन इसमें उच्च जोखिम भी होता है। दूसरी ओर, बचत खाते में पैसा रखने से अधिक स्थिरता मिल सकती है, लेकिन यह कम संभावित रिटर्न भी प्रदान करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हाउसल चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति है। वह बताते हैं कि ब्याज दरों या फीस में छोटे अंतर भी लंबी अवधि की बचत और निवेश रिटर्न पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। वह यह भी नोट करता है कि जितनी जल्दी आप निवेश करना शुरू करते हैं, आपके पैसे को बढ़ने में उतना ही अधिक समय लगता है। कंपाउंडिंग की शक्ति के लिए धन्यवाद। हाउसल इस विचार पर चर्चा करता है कि कई प्रतीत होने वाली मुफ्त चीजें वास्तव में छिपी हुई लागतों के साथ आती है। उदाहरण के लिए, निःशुल्क ऐप्स और सेवाएं अक्सर उपयोगकर्ता डेटा एकत्र करके और बेचकर पैसा कमाती है, और निःशुल्क परीक्षण या प्रारंभिक ऑफर कभी-कभी महंगे सब्सक्रिप्शन या अनुबंधों का कारण बन सकते हैं। वह पाठकों को सलाह देते हैं कि वे इन संभावित लागतों के प्रति सावधान रहें और सावधानी से विचार करें कि क्या लाभ जोखिम से अधिक है। अंत में हाउसल ने पाठकों से आग्रह किया कि वे अपने वित्तीय निर्णयों के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। वह नोट करता है कि हालांकि यह अल्पकालिक लाभ या हानि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आकर्षक हो सकता है, सबसे सफल निवेशक और बचतकर्ता वे हैं जो अपनी पसंद के दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में सोचते हैं। लागतों और लाभों की पूरी श्रृंखला पर विचार करके और चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति को समझकर कोई भी बेहतर वित्तीय निर्णय ले सकता है और समय के साथ अधिक वित्तीय सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। अध्याय 16 में हाउसल ने इस बात पर जोर दिया है कि जिस तरह से हम पैसे का प्रबंधन करते हैं, वह हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारे संबंधों से बहुत अधिक प्रभावित होता है, खासकर उन लोगों के साथ जो हमारे सबसे करीबी हैं। उनका तर्क है कि जटिल वित्तीय सिद्धांतों को समझने की तुलना में वित्तीय सफलता अक्सर व्यवहार और मनोविज्ञान के बारे में अधिक होती है, और यह कि सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय सबक अक्सर दूसरों के साथ बातचीत के माध्यम से सीखे जाते हैं।
हाउसल बताते हैं कि जब पैसे की बात आती है तो हमारे फैसले शून्य में मौजूद नहीं होते। वे परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और पूरे समाज के साथ हमारे संबंधों से आकार लेते हैं। वह पाठकों को इस बात के प्रति सचेत रहने के लिए प्रोत्साहित करता है कि उनके वित्तीय निर्णयों का उनके आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, और इस बात से अवगत रहें कि उनके अपने पूर्वाग्रह और भावनाएं उनके व्यवहार को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। आखिरकार हाउसल का सुझाव है कि वित्तीय सफलता हासिल करने का सबसे प्रभावी तरीका विश्वास, ईमानदारी और आपसी समर्थन के आधार पर मजबूत रिश्ते बनाना है। साझा वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में दूसरों के साथ मिलकर काम करके, उनका तर्क है, हम अपनी वित्तीय भलाई के रास्ते में आने वाली कई बाधाओं को दूर कर सकते हैं। अध्याय 17 में निराशावाद का लालच, हाउसल प्रगति और सुधार के भारी सबूत के सामने भी नकारात्मक घटनाओं और संभावित परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनुष्यों की प्रवृत्ति की पड़ताल करता है। उन्होंने कहा कि निराशावाद मोहक हो सकता है क्योंकि यह हमें यह महसूस करने की अनुमति देता है कि हम सबसे खराब तैयारी करके नियंत्रण में हैं, लेकिन यह हमारे अच्छे निर्णय लेने और हमारे जीवन में अच्छे की सराहना करने की क्षमता के लिए भी हानिकारक हो सकता है। हाउसल ग्रेट डिप्रेशन और द्वितीय विश्व युद्ध जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का उपयोग यह बताने के लिए करता है कि कैसे सबसे अंधेरे समय में भी सकारात्मक विकास और प्रगति हो रही थी। वह इस बात को भी छूते हैं कि कैसे मीडिया नकारात्मक समाचारों को बढ़ाने में भूमिका निभाता है और कैसे सोशल मीडिया निराशावाद की इस प्रवृत्ति को बढ़ाता है। हाउसल सुझाव देते हैं कि हमें किसी भी स्थिति में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों को स्वीकार करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने जीवन में अच्छाई की बेहतर सराहना कर सकते हैं और अपने वित्त और हमारे जीवन के अन्य पहलुओं के बारे में अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। अध्याय 18, जब आप किसी भी बात पर विश्वास करेंगे। इस अध्याय में हाउसल विश्वासों की शक्ति की पड़ताल करते हैं और वे हमारे व्यवहार और निर्णय लेने को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। उनका तर्क है कि विश्वास अक्सर कठोर विश्लेषण के बजाय उपाख्यानात्मक साक्ष्य या व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर बनते हैं, जिससे गलत विश्वास और निर्णय हो सकते हैं। हाउसल कई उदाहरण प्रदान करता है कि कैसे लोगों के विश्वासों ने खराब वित्तीय निर्णयों को जन्म दिया है, जैसे कि यह विश्वास कि अचल संपत्ति की कीमतें हमेशा बढ़ती रहेंगी या यह कि एक विशेष स्टॉक एक निश्चित चीज है। वह विश्वास बनाने के लिए समाचार या सोशल मीडिया पर भरोसा करने के खतरों पर भी चर्चा करता है, क्योंकि ये स्रोत अक्सर सटीक जानकारी पर सनसनीखेज कहानियों को प्राथमिकता देते हैं। निराधार विश्वासों के बहकावे का प्रतिकार करने के लिए हाउसेल विनम्रता की मानसिकता और हमारी मान्यताओं पर सवाल उठाने और परीक्षण करने की इच्छा की वकालत करता है। वह विविध दृष्टिकोणों की तलाश करने और हमारे मौजूदा विश्वासों को सुदृढ़ करने वाले प्रतिध्वनि कक्षों से बचने के महत्व पर भी जोर देता है। अध्याय 19 में ऑल टुगेदर नाउ, हाउसल वित्तीय सफलता प्राप्त करने में टीम वर्क और सहयोग के महत्व पर जोर देता है। वह नोट करता है कि जहां व्यक्तिगत प्रयास महत्वपूर्ण है, वहीं दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों का एक सहायक नेटवर्क होना भी महत्वपूर्ण है, जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों को साझा करते हैं। हाउसल सफल साझेदारी और सहयोग के कई उदाहरण प्रदान करता है, जैसे दिग्गज निवेशक वारेन बफेट और चार्ली मुंगेर, जिन्होंने दशकों तक एक साथ काम किया है और एक टीम के रूप में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। उन्होंने मेंटरशिप के लाभों पर भी चर्चा की और बताया कि कैसे एक रोल मॉडल या गाइड होने से आपको वित्तीय चुनौतियों और अवसरों को नेविगेट करने में मदद मिल सकती है। कुल मिलाकर हाउसल पाठकों को उन रिश्तों की तलाश करने और उनका पोषण करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो वित्तीय सफलता की उनकी यात्रा पर सहायता,
सलाह और उत्तरदायित्व प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत वित्त कभी-कभी एक अकेले खोज की तरह महसूस कर सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम सब इसमें एक साथ हैं और हम एक साथ काम करके अकेले जितना हासिल कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं। अब जब हमने द साइकोलॉजी ऑफ मनी से प्रमुख अवधारणाओं को कवर कर लिया है, तो चलिए कुछ कार्रवाई योग्य कदमों के बारे में बात करते हैं, जो आप अपने वित्तीय कल्याण को बेहतर बनाने के लिए उठा सकते हैं। एक, आय के कई माध्यमों से संपत्ति बनाने पर ध्यान दें। आय के लिए पूरी तरह से अपने मुख्य काम पर निर्भर रहने के बजाय अपनी रुचि के क्षेत्रों में साइड हसल या निवेश के माध्यम से अपनी आय के स्रोतों में विविधता लाने पर विचार करें। यह आपकी कमाई की क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है और आय के एक स्रोत पर निर्भर होने के जोखिम को कम कर सकता है। 2, भावनात्मक वित्तीय निर्णय लेने से बचें। भय और लालच जैसी भावनाएं लोगों को खराब वित्तीय निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। एक कदम पीछे हटें और वित्तीय निर्णय लेने से पहले उनके दीर्घकालिक प्रभावों का मूल्यांकन करें। 3, कृतज्ञता का अभ्यास करें। जबकि पैसा महत्वपूर्ण है, जीवन के गैरवित्तीय पहलुओं को पहचानना भी महत्वपूर्ण है, जो खुशी और तृप्ति लाते हैं। हमारे वित्तीय अभियान में ट्यूनिंग के लिए धन्यवाद, जहां हम क्षेत्र में कुछ सबसे अंतर्दृष्टिपूर्ण किताबों के माध्यम से व्यक्तिगत वित्त का पता लगाते हैं। दुनिया भर के लोगों को वित्तीय साक्षरता और सफलता हासिल करने में मदद करने के लिए हमारी सामग्री अंग्रेजी, स्पेनिश और हिंदी सहित कई भाषाओं में उपलब्ध है। यदि आप हमारे पुस्तक सारांश और कार्रवाई योग्य वस्तुओं में मूल्य पाते हैं, तो हम आपको हमारी नवीनतम सामग्री के साथ अद्यतित रहने के लिए हमारे चैनल का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और यदि आपके पास भावी पुस्तक सारांशों के लिए कोई सुझाव है, तो हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। अगली बार तक सीखते रहें, एक्सप्लोर करते रहें और अपने आप में निवेश करते रहें।